स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाने वाले हैं, जो कि मुझे 12-13 साल के एक्सपीरियंस से पता है कि भैया यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक से कौन से प्रकार का सवाल आता है। इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, जहाँ पे हम हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको आप लिख सकते हो और उस सवालों की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। और हम यहाँ पे भी करवा रहे हैं, 2-4 सेशन डाल भी चुके हैं और आगे भी डलते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चैप्टर 1 की, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा जिस सवाल के आने के चांसेस हैं, हम यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कुछ टॉपिक्स लिख रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि 80% जो आपका पेपर बनेगा वो लगभग यहीं से बनेगा, लेकिन 20% टॉपिक जो है जो हम नहीं लिख रहे हैं वहाँ से भी आ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बना रहे हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक क्वेश्चन, यानी कि न्यूमेरिकल तो नहीं कहना चाहिए, इसको क्वेश्चन कहना चाहिए। जैसे कि आप सबको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि इक्वेशन दे देते हैं और ए बी या एक्स वाई आपको कुछ वेरिएबल दे रखे होते हैं और उनके आपको डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट करने होते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के उनके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। या फिर डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कोई भी सवाल आ सकता है। अब जनरली चांसेस होते हैं कि कोई नया सवाल आपको देखने को मिले, पर बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपने किए हुए ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डायमेंशनली आ जाएगा, या वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव आ जाएगा इन अ स्ट्रिंग। तो वो किए हुए भी आ सकते हैं, नहीं तो कोई नए भी आ सकते हैं। तो बट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट तो वैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर इक्वेशन को करेक्ट प्रूफ करना भी है, बट फिर तो पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है। फिर आता है हमारे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बनता है इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर दोनों, यानी कि न्यूमेरिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आएगा, मतलब इक्वल चांसेस हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के, और इक्वल चांसेस हैं इसके ऊपर डेरिवेशन आने के। अब अगेन डेरिवेशन में भी इक्वल चांसेस हैं कि ये ग्राफ से आए या फिर ये कैलकुलस, कैलकुलस याद होगा इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंस। तो इक्वल चांसेस हैं कि ये कैलकुलस से आए या ग्राफ से आए। तो ध्यान रखिएगा कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्वेशन ऑफ मोशन ही है ओवरऑल। तीनों इक्वेशन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद थर्ड चैप्टर यानी कि मोशन इन अ प्लेन में अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे अगेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्टेंट के फॉर्मूले की डेरिवेशन। इतनी बार ये एग्जाम में आ चुकी है कि भाई साहब अब तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड सा सवाल बन जाता है। आप सबके जो यूटी वगैरह हुए होंगे उनमें इसकी डेरिवेशन बहुत बार आपको एग्जाम में मिली होगी, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन डेरिवेशन भी इक्वली आती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट यानी हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकते हैं। अब अगर आपके स्कूल में मोशन इन अ प्लेन के अंदर ही क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कराया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी कि वेक्टर्स। ऑल दो एनसीईआरटी के हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इस चैप्टर में नहीं है। डॉट प्रोडक्ट वर्क एनर्जी में और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन में है। बट अगर आपने वेक्टर्स को यहीं पे पढ़ा है तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो वाले सवाल यार कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, या फिर ये वाले सवाल कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है तो पता उनके बीच का एंगल क्या है, या दो वेक्टर दे दिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, दो वेक्टर दे डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो उस प्रकार के सवाल यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ मोशन तो आपको पता है कि लॉज ऑफ मोशन में सबसे ऊपर हम जिसको प्रेफरेंस देंगे वो हमारे पास है वन एंड ओनली बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड जो है ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सब जानते हैं इसकी डेरिवेशन, बेसिकली मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन। हमारे स्कूल में हमारे टीचर कहते थे कि बेटा जब 11th की आंसर शीट मिल जाती है क्वेश्चन पेपर से पहले तो बैंकिंग ऑफ रोड और बर्नौलीज थ्योरम ये बिना
क्वेश्चन नंबर डाले डिराइव करना शुरू कर देना, क्वेश्चन में बाद में डाल देना, बिकॉज ये आपको क्वेश्चन पे मिलेगा ही मिलेगा। मतलब वो कहने का तरीका था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में नहीं भी आती है, बट मोस्टली आपको बैंकिंग ऑफ रोड की डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें जो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे वो कनेक्टेड मोशन से मिलेंगे। कनेक्टेड मोशन से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। कनेक्टेड मोशन का मतलब वही दो बॉडीज हैं, स्ट्रिंग से आपस में कनेक्ट किया गया है। और तीसरा यहाँ पे आपको वेक्टर रिजॉल्व करने से जो फोर्स होती है, वेक्टर को जो रिजॉल्व करने वाले फोर्सेस के ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं वो, जो कि मैंने आपको कल वाले सेशन में भी करवाए थे। अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो देख लेना। लेकिन ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब इंपॉर्टेंट तो लिफ्ट के केसेस भी हैं, इंपॉर्टेंट तो एंगल ऑफ रिपोज भी है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी है, बट क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है तो मैं इन तीन टॉपिक्स को यहाँ पे कंसीडर करूंगा। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर की अगर मैं बात करूं तो वर्क, एनर्जी, पावर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये दोनों तरीके से डिराइव करने को बोली जा सकती है, एक तो वेरिएबल फोर्स से और एक कांस्टेंट फोर्स से। दोनों तरीके से इसको डिराइव करने को ये एग्जाम में आ सकती है। और इसके डेरिवेशन के साथ ही नीचे आपको हो सकता है एक आध नंबर का बहुत सिंपल सा कोई न्यूमेरिकल भी मिल जाए, बट डेरिवेशन के चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। फिर हमारे पास कोलिजन में प्रूफ करना, खासकर इलास्टिक कोलिजन में जो चीज़ें बहुत पूछते हैं, एक तो वेलोसिटी एक्सचेंज वाली डेरिवेशन, वेलोसिटी एक्सचेंज, और साथ ही साथ इसके ऊपर न्यूमेरिकल, है ना। तो इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको बहुत करनी चाहिए, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत पूछा जाता है। अगेन वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, और पेंडुलम वाला क्वेश्चन भी आता है, इतना % एनर्जी लॉस हो गई, ऊपर से नीचे फेंका बॉल को, शो करो एनर्जी कंजर्व्ड है। काइनेटिक एनर्जी के ऊपर नॉर्मल सा क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन अगेन ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारे पास सबसे अगला चैप्टर जो हमारे पास सिक्स्थ आता है विच इज़ रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन में हमारे पास पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम थे। इस साल वो सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो गई है, बट बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में वो कराई जा रही है, तो आप देख लेना कि आपके स्कूल में आ रही है कि नहीं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसे कंसिडर नहीं करूंगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास के ऊपर न्यूमेरिकल, है ना। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल, कोई एक बॉडी दे देंगे, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। एक बहुत फेमस न्यूमेरिकल एल शेप लेमिना है, 3 मास इक्विलेटर ट्रायंगल के कोने में पड़े हुए हैं, या फिर एक डिस्क में से एक डिस्क को काट के निकाल दिया, तो वो वाले सवाल, है ना। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एक तो शो करना है कि वो कंजर्व्ड रहता है, और उसकी एप्लीकेशन, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो किसी आइस स्केटिंग वाली लड़की का घूमना हो, है ना, वो समर सॉल्ट मारने वाली एप्लीकेशन हो, वो सारी। अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो यहाँ पे मेरे को 3 चीज़ें तो लिखनी ही पड़ेंगी, और तीसरी चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम में मिलेगी वो है कोई रिलेशन, या फिर हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर मोशन है उसकी कोई न्यूमेरिकल, यानी कि न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ऑन जो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं एंगुलर मोशन वाली, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाली इक्वेशन। और इक्वल ही चांसेस हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसी के साथ एक और पॉइंट देना चाहूँगा, कोई भी रिलेशन डिराइव करने को आ सकता है। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे रिलेशंस डिराइव किए, तो कोई भी एक रिलेशन के डेरिवेशन आपको यहाँ पे एग्जाम में मिल सकती है, पूरे चांसेस हैं। इसके बाद हमारे पास इस किताब का लास्ट चैप्टर आता है विच इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से कैप्लर्स थर्ड लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैप्लर्स थर्ड लॉ जितना बोला जाए उतना कम। कैप्लर्स थर्ड लॉ की डेरिवेशन और इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे वाले, ज्यादातर न्यूमेरिकल इसके ऊपर प्रॉपर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर न्यूमेरिकल में बहुत डिफिकल्टी होगी आपको कैलकुलेशन में, तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल कंपैरिजन वाले आते हैं कि एक और प्लैनेट है, उसका मास अर्थ से 5 गुना है, रेडियस 3 गुना है, तो टाइम पीरियड या उसका जो साल है उसमें कितने दिन होंगे, समझ गए हो गया। वो वाले सवाल आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी है, और अगेन कल वाले सेशन में भी आपको करवाए गए थे 2-4 सवाल। कैप्लर्स थर्ड लॉ के बाद जी की वैल्यू हाइट पे एंड डेप्थ पे,
जी की वैल्यू हाइट पे और डेप्थ पे, इनकी डेरिवेशन आपको प्रूफ करने को बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है बहुत ज़्यादा। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के ऊपर डेरिवेशन अगेन, या कोई और न्यूमेरिकल, या ऐसे वाले क्वेश्चन जो कल करवाए थे सेशन में कि भैया एक प्लैनेट है, उसका मास इतना है, उसका रेडियस इतना है, तो उस प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी बताओ, अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी इतनी है, तो फिर वो कंपैरिजन करके। तो जो भी टॉपिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग उसके ऊपर कल कर चुके हैं, तो अगर आपने कल वाला सेशन नहीं देखा है तो जाके देख लो। कल वाला मतलब इससे जस्ट पहले वाला, अब आप कब देख रहे हैं ये वीडियो पता नहीं मुझे, लेकिन इससे पहले वाला, जो जस्ट इससे पहले वाला 11th का सेशन हमने डाला है वो, ठीक है, ग्रेविटेशन। इसके बाद पार्ट 1 हमारा खत्म होता है। पार्ट 2 में हमारे पास जो पहला चैप्टर आता है वो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। लल्लू से लल्लू बच्चा भी जानता है कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स मॉड्यूलस। यहां से आपको एक न्यूमेरिकल तो मिला ही मिला, मतलब मिला ही मिला। यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो भाई साहब 100% श्योरिटी वाली बात। एक अच्छे पेपर में यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर न्यूमेरिकल पक्का आता है। सेकंड, इसमें हमारे पास हुक्स लॉ आ जाता है, और हुक्स लॉ के साथ साथ हमारे पास ग्राफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं इतना ही यहाँ पे देना चाहूँगा। लेकिन वहीं पे हमारे पास सेकंड किताब का राजा आता है फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स की बात हो रही हो और हम बर्नौलीज थ्योरम ना लिखें, ये तो भाई साहब वही बात हो जाएगी कि आप आगरा गए और आप ताजमहल देख के नहीं आए, आप दिल्ली आए और आपने मोमोज नहीं खाए और आप महाराष्ट्र मुंबई साइड अगर आपने वड़ा पाव नहीं खाया। ऐसे ऐसे इस चैप्टर में अगर आपने बर्नौली थ्योरम नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। बर्नौली थ्योरम की डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और उसके ऊपर अगेन 5 नंबर के सवाल में जनरली 3 नंबर की डेरिवेशन और 2 नंबर का इसी पे कनेक्टेड या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे कनेक्टेड नीचे न्यूमेरिकल भी आपको मिल सकता है। वहीं पे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी जो कि एक ही साथ कनेक्टेड है, सरफेस एनर्जी, इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वहीं पे आपके पास एक्सेस प्रेशर वर्सेस गॉज प्रेशर, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। बट अगेन ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो और भी टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हमारे पास मिलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब थर्मल प्रॉपर्टी में अगेन न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, अल्फा बीटा और गामा पे न्यूमेरिकल। अल्फा बीटा गामा अगर नहीं पता हो तो ये अल्फा बीटा गामा होते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, बहुत चांसेस हैं। और अगला है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिल सकता है। और थर्ड है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के ऊपर क्वेश्चन, यानी कि आसान भाषा में कहूँ तो कैलोरीमेट्री, कैलोरीमीटर के ऊपर आपको न्यूमेरिकल बहुत चांसेस हैं कि आपको मिले। ठीक है जी। ऑल्दो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी बहुत सारे स्कूल्स में हटा दिया गया था, अगर आपके करवाया गया तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी इंपॉर्टेंट है, नहीं करवाया गया तो फिर तो बात भी खत्म हो जाती है। इसके बाद 4th चैप्टर हमारे पास इस किताब का आ जाता है ऑसिलेशंस। अच्छा, हो सकता है कि भैया इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में अभी ऑसिलेशन पे आ गया हूँ सीधा। तो ऑसिलेशन में अगेन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम की डेरिवेशन, टाइम पीरियड ऑफ दोनों ही एक्चुअली स्प्रिंग मास सिस्टम भी और पेंडुलम भी, इसकी डेरिवेशन और डेरिवेशन के साथ साथ इसके न्यूमेरिकल दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। खासकर स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आता है और पेंडुलम की डेरिवेशन ज़्यादा आती है रेशो वाइज बात करें तो। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपको एग्जाम में काफ़ी जगह मिल जाएगा। ठीक है। एंड वेव्स से अगर बात करें तो वेव्स से हमारे पास सबसे पहले तो कंपैरिजन वाले न्यूमेरिकल, अगर ये नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूँ समझाता हूँ, नहीं तो कल अगेन इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करवाए गए थे, जिसमें आपको एक वेव फंक्शन दे रखा होता है, आपको उस वेव फंक्शन को हमारे प्रोग्रेसिव या स्टैंडिंग वेव से कंपेयर करके एम्पलीट्यूड,
वेवलेंथ, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब कैलकुलेट करना होता है। तो वो न्यूमेरिकल तो आप समझ लो आ ही गया समझ लो। उसके बाद स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव में आपको नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन पूछ सकते हैं। अब नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन दोनों में पूछ सकते हैं आपसे। एक तरफ तो एक दोनों ऑर्गन पाइप मतलब ओपन है दोनों तरफ से, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, या दोनों तरफ से क्लोज्ड है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है वो आ जाता है लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन के ऊपर सवाल बहुत बार आए हुए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, लाप्लास करेक्शन अगर इंपॉर्टेंट है तो उसके पहले न्यूटन जी का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पूरा सवाल पूछते हैं कि न्यूटन जी ने क्या फॉर्मूला दिया था, कैसे दिया था, और उसके बाद लाप्लास जी की करेक्शन जो है वो कर दो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। इसके बाद मैं आ जाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स पे। अब क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स अगेन बहुत सिमिलर है थर्मल प्रॉपर्टी से, तो इसमें अब कुछ नया वैसे बचता नहीं है। कार्नोट इंजन अगेन बहुत सारे स्कूल्स में हटा दिया गया, अगर नहीं करवाया तो हटा दो। करवाया है तो थर्मोडायनेमिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आती है वो आती है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल और वर्क डन फॉर एडियाबैटिक। इनकी अगेन दोनों चीजें हैं, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल। डेरिवेशन ज्यादा पूछी गई है, न्यूमेरिकल भी आता है लेकिन डेरिवेशन के चांसेस ज्यादा है। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल एंड वर्क डन फॉर एडियाबैटिक की डेरिवेशन और साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल। लेकिन 7th चैप्टर यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सीपी एंड सीवी। अब सीपी सीवी में ही आ गया एक प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अगर आपको सीपी सीवी पढ़ना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको आना चाहिए ही चाहिए। और सीपी सीवी की रिलेशन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल, गामा, ये सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रेशर की यहाँ पे एक डेरिवेशन है, अगर आपने पढ़ी हो 1/3 mn_v², तो वो डेरिवेशन आपको यहाँ पे एग्जाम में बहुत देखने को मिल सकती है। और अगेन अगर मैं कहूँ कि केटीजी में अगली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप सब जानते हैं कि देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो आपने पढ़ लिया, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही हम लोगों के पास न्यूमेरिकल्स आते हैं काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी निकालने के, और वेलोसिटी निकालने के, है ना। तो वेलोसिटी निकालने के, वेलोसिटी मतलब RMS वैल्यू √3 kBT/m वाले न्यूमेरिकल्स। तो वेलोसिटी और साथ में एनर्जी जो टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड होती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जो हमने छोड़ दिया है, अगेन ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थोड़े कम चांसेस हैं उनके आने के। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट बना रहे हैं आपके स्कूल वाले तो ये टॉपिक्स आपको कम मिलेंगे। अगर एवरेज हर साल की तरह, हर स्कूल की तरह पेपर बन रहा है तो ये वाले टॉपिक्स आपको 80% पेपर में मिल जाएंगे। इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स इस चैनल पे करवाए जा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। हर एक चैप्टर के वन शॉट में, हर एक चैप्टर के वन शॉट में हर एक डेरिवेशन पूरे तरीके से करवाइए। और न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस यहाँ पर डाले हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। बाकी आप सभी के एग्जाम्स के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।